द स्पेसिफिक चार्ज को डिफाइन किया Q बाई एम के साथ ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, तो इस पूरे तो आपके इस सीक्वेंस में जो जैसे कि आप इस चीज़ को स्टडी कर रहे हो कि हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, उसी सीक्वेंस में जिस तरीके से आप समझना चाहते हो, लेक्चर्स को तैयार करते जा रहे हो, उसमें एक छोटा सा पार्ट जो हमारे पास सेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ था, जिसमें हम लोगों ने F, जब इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके लिए कि F इक्वल टू Q एंड V क्रॉस B। ठीक है, इसको डिस्कशन किया था हम लोगों ने, इसको आप लॉरेंज फोर्स के साथ भी कंपैरिजन किया था आपने यहाँ पर कि एक्चुअल में जो लॉरेंज फोर्स है आपके पास, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ई एंड प्लस एफ ऑफ एम, ये दोनों है। यहाँ पर ये कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और ये कौन सा मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, ये दोनों फोर्स हैं। इस दोनों ही फोर्स की कंडीशन में आप इसको अगर देखते हो, अगर ओपन फॉर्म में आपने लिखा था तो यहाँ पर क्यू ऑफ ई एंड प्लस क्यू वी क्रॉस बी, यही है ना, दो रिलेशन आपके पास। ओके, तो इस दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से एनालिसिस किया हुआ है कि इस क्वांटिटी में क्या होगी। अब इसके अकॉर्डिंगली यहीं से आपने फ्रीक्वेंसी भी निकाला, सब कुछ निकाला। कुछ टाइम इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई एन प्लस का वी क्रॉस बी, ठीक है, और इस तरीके से निकाल सकते हो। इसी को आप बोलते हो लॉरेंज फोर्स, इसी को आप बोलते हो लॉरेंज फोर्स। ठीक है, अब उस केस में जब आपने स्टडी स्टार्ट करी यहाँ पर कि जो v इक्वल टू आर ओमेगा, एक बेसिक फार्मूला आपके पास है, v इक्वल टू आर ओमेगा। सो द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन। जब आप साइक्लोट्रॉन के बारे में डिस्कस करते हैं या गायरो फ्रीक्वेंसीज की बात करते हो, गायरो फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, जैसे अगर आप किसी चीज़ को रोटेट कर दो एक्सिस पर और आप भी रोटेट करो, वो भी अपने आप भी रोटेट करे, दोनों साथ साथ रोटेट करोगे तो उसका अपना रोटेशन, उसकी वजह से आपका अपना रोटेशन, उस रोटेशन के साथ जो रिलेशन है उसको आप बोलते हो गायरो। ठीक है, दैट्स वाई उसकी हेल्प से आप कह सकते हो ओमेगा इक्वल टू बी बाई आर एंड दिस इज इक्वल टू आर के वैल्यू आपने यूज किया है यहाँ पर क्यू बी बाई एम। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो आपका टाइम पीरियड आएगा वो 2 पाई बाई ओमेगा होता है। ठीक है, और इस कंडीशन में जो आपके पास वैल्यूज होगी यहाँ पर, तो 2 पाई का रखोगे, ओमेगा की वैल्यू ये वाली पुट करोगे आप, तो टाइम पीरियड की कंडीशन में ये फार्मूला आपके पास आ जाएगा। द टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। इस दोनों केसेस में स्पीड प्रेजेंट नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है। कई बार ये चीज़ ऐसे पूछ भी सकते हैं कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड के पावर 0। पावर पूछ सकते हैं कि क्या होगी, 1, 0, 2, 3, जैसा आपको दिखेगा उसके अकॉर्डिंगली आपको इसमें डिस्कस करना है। पार्टिकल्स एंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट एंड डिपेंड्स ओनली ऑन द मैग्नेटिक फील्ड बी एंड द नेचर, कि कैसा नेचर है मटेरियल का, उसके अकॉर्डिंगली है। द स्पेसिफिक चार्ज को डिफाइन किया Q बाई एम के साथ ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, तो इस पूरे थ्योरी के कॉन्सेप्ट में आपको टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी याद रखना है, साथ में ये भी याद रखना है कि जो टाइम पीरियड है वो आपके इस स्पीड से इंडिपेंडेंट होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो जिस तरीके का आपका एग्ज़ाम है, CUT का पेपर है, उसके हिसाब से ही आपको उसकी तैयारी करना चाहिए, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट अपने आप में बहुत डेप्थ में है। अगर आप डिटेल से एनालिसिस करोगे तो कभी ख़त्म नहीं होगा, और बहुत इजी तैयारी करोगे तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो दोनों के बीच के जो कम्बिनेशन है, जो आपको उसको मोटिवेट कर देना है कि आपका या तो बहुत ईजी भी ना हो और बहुत टफ भी ना हो, और अननेसेसरी के बहुत ज़्यादा एक्सपेंड ऑफ द कंटेंट भी ना हो। इन सबको बैलेंस करके आप तैयारी करोगे तो बहुत आसानी से आपका पेपर निकल जाएगा। अब इसके बाद आता है मोशन ऑफ चार्ज ऑन हेलिकल पाथ। ये हेलिकल पाथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेलिकल पाथ दिखता कैसे, हेलिकल पाथ इज लाइक दिस वन, इस तरीके से चलता है, मतलब आगे भी बढ़ता रहता है और साथ में ऐसे रोटेट भी करता जाता है। इसी पाथ को हम लोग हेलिकल पाथ कहते हैं। और ये पाथ कब प्रेजेंट होता है, जब आपने कहा था पिछली बार की स्टेटमेंट पे हमने दिया आपको कि जब कोई चार्ज नार पैरेलल नार परपेंडिकुलर, अगर दोनों ही ना इस तरीके से चल रहे हैं ना ही दोनों इस तरीके से चल रहे हैं, तो वो क्या होगा, इन दोनों के बीच में चलेगा, इस दोनों के बीच में आगे की तरफ बढ़ेगा और उसकी फोर्स की वजह से घूमता जाता है। इस पाथ को हम लोग हेलिकल पाथ बोलते हैं। इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी थी वो भी मैंने कहा था v परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस b
पैरेलल का स्क्वायर, यही ना, ये कंडीशन आपके पास है, ठीक है। व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग एट एन एंगल टू द फील्ड अदर देन थीटा 0, थीटा 90 एंड यो एंगल कितना 180, इन सब के अलावा जब मूव करता है, दिस सिचुएशन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हैव टू कंपोनेंट along and perpendicular to the field, the particles move with a constant velocity v cos theta along the field as f is equal to 0. Act on a charged particle when it is moved parallel to the field and at the same time it's also moving with the velocity v cos theta perpendicular to the field, due to which we'll describe a circle in a plane perpendicular to the field of radius, then r is equal to mb sin theta upon q into b. ये चीज़ आपको दिखती है। इसका मतलब यही है कि इस सीक्वेंस में आप इस तरीके से जाओगे आप और इस तरीके से भी जाओगे, तो यही हुआ। इस पॉइंट्स पर अगर आपने यहाँ पर इस चीज़ को देखा तो एक कंपोनेंट आपके पास आएगी इस v के साथ v cos थीटा, और इस कंपोनेंट के साथ आप आओगे तो v sin थीटा, यही कंपोनेंट है और यही पाथ इसको हेलिकल बनाता है, यही पाथ इसको हेलिकल पाथ बनाता है। और इसी का रिजल्टेंट जो मैंने आपको कहा था अभी, जो इक्वेशन है वही यहाँ पर आएगा आपके पास, v इक्वल टू रूट में v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों चीज़ें आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर अगर आपने v स्क्वायर कॉमन कर लोगे तो यहाँ पे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो जो भी रिजल्टेंट आपके पास आना है ये रूट में v स्क्वायर, ये आ गया v, तो जो आपका v यहाँ पे चल रहा है वो रिजल्टेंट ऑफ दिस वन है। तो एक्चुअल में जो कंपोनेंट के फॉर्म में अगर आपने इसको लिया पैरेलल, इसके साथ क्या, इसके साथ पैरेलल है तो आप पैरेलल लीजिए और इसको लीजिए आप परपेंडिकुलर, तब इसके जो रिजल्टेंट आएंगे वह यहाँ पर जो आपके पास साइन थीटा है ये परपेंडिकुलर का है और ये पैरेलल का है, तो ये कंपोनेंट के साथ मिलेगा आपके पास। तो ये बेसिक चीज़ें, बहुत ज़्यादा इसका यूज नहीं होगा आपका सीयूटी के पेपर में, बट फंडामेंटल है तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा कंपोनेंट जो आपका रोटेशन है वहाँ पर जो इस तरीके घुमा रहा है उसमें रिस्पॉन्सिबल साइन थीटा वाला टर्म है, इसलिए साइन थीटा आपके साथ काउंट किया जाएगा, ओके। एंड सो दैट आपके पास एक ये डायग्राम है वो हेलिकल पाथ को रिप्रेजेंट करने के लिए, और उसकी जो मैक्सिमम दो किसी के बीच में आप देख लो कहीं पर भी दो मैक्सिमम पॉइंट या दो मिनिमम पॉइंट, ये जो नंबर होंगे इसी को आप इस पी से रिप्रेजेंट करते हो, ये एक पिच होती है, मतलब एक कंप्लीट साइकिल को रिप्रेजेंट करती है, 0 से 0 या मैक्सिमा से मैक्सिमा पे जाओगे तो एक रोटेशन कंप्लीट माना जाएगा, उसी को हम पिच बोलते हैं। ये कंपोनेंट आपका एक्सिस वाले है तो ये कॉस थीटा ही रहेंगे, ये एक्सिस आपका वी साइन थीटा है तो वी साइन थीटा रहेगा, और ये एक हेलिकल पाथ में इस थीटा के साथ मूव कर जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास यहाँ पे गिवन है, ओके। और इसकी एक रेडियस है आर, और रेडियस आर की वैल्यू क्यू भी बाई एम इंटू वी होगा, ठीक है, जो भी आपने निकाला था। तो क्यू और एम के साथ थीटा इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तभी ये हेलिकल पाथ को रिप्रेजेंट करता है, ओके। अब इस केस में आपके पास जो टाइम पीरियड है एंड द फ्रीक्वेंसी डू नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी, and so they are given by t is equal to 2 pi m into q into b। तो ये do not depend upon the velocity वर्ड रिपीट होकर आपके पास आ रहे हैं, इसका मतलब है ये पार्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इसे आपको याद रखना चाहिए। तो वेलोसिटी जो v की वैल्यूज़ है वहाँ पर आपके पास q v v अपॉन 2 pi into m एक बेसिक फार्मूला है जिसको आपको याद रखना है। Therefore the resultant path will be a helix with its axis, okay, parallel to the field vector b as shown in the figure. In these situations the pitch of the helix path, that is the linear distance traveled in one rotation, will be given by p equal to t, ठीक है, t v cos theta equal to 2 pi m upon v एंड v cos थीटा। तो यही कंपोनेंट है, इसी कंपोनेंट के साथ इस पिच का जो रिलेशन है वो t v cos थीटा के साथ है, और जो टाइम पीरियड है उसकी वैल्यू क्या है 2 pi m इंटू क्यू इंटू बी। तो पूरा रिजल्ट आपके पास पिच की जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी, पिच p इक्वल टू 2 pi m b अपॉन क्यू बी cos थीटा, ठीक है।
the ratio of the radii of the path described by the proton and alpha particle in a magnetic field V is perpendicular to B. ठीक है, V is perpendicular to B. अब आपके पास आता है कुछ सिंपल सी लिस्ट है जहां आपको डायरेक्ट कुछ रिलेशंस जो पेपर में आ जाते हैं उस बेसिस पर डायरेक्ट रिलेशन दिखाए जा रहे हैं. सबसे पहली बात है आपके पास V सेम है, इंस्टेंट क्वांटिटी है. जब यहाँ पे कहा गया कि V सेम है तो इस केस में R इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू इंटू वी इज R इज प्रोपोर्शनल टू दिस वन. तो यहाँ पर जो V है आपके पास वो क्या है, वेलोसिटी है, ये स्पीड है, सॉरी ये स्पीड. अगर स्पीड सेम है तो R इज प्रोपोर्शनल टू M अपॉन क्यू. मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर हो गया आपके पास, तो ये छोड़ के R इज प्रोपोर्शनल टू V. तो इस केसेस में जो आपके पास ये वैल्यूज है, रेशियो ऑफ रेडियाई R ये प्रोटॉन का दे रखा, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स, तो दोनों के जो मास के रेशियो और चार्ज का 1:2 हो जाएगा. एंड द रेशियो ऑफ कर्वेचर की वैल्यूज क्या होगी, 2:1, क्योंकि R इज प्रोपोर्शनल टू 1/c कर्वेचर के साथ है. तो जो आपके पास इसका रेशियो है उसी का इन्वर्स फॉर्म में आपको ये रेशियो दिख जाएगा. और यहाँ पर अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल का मतलब 2Hg4, ठीक है. और प्रोटॉन का मतलब क्या हुआ, 1H1. तो दोनों के मास का रेशियो देख रहे हैं यहाँ पर. ओके, सो दैट यहाँ पर जब P सेम है, P मतलब पिच की वैल्यू सेम होगी, तो R इज इक्वल टू P अपॉन क्यू इंटू बी. देन R प्रोटॉन के साथ अल्फा पार्टिकल रेशियो 2:1 आ जाएगा. ओके, एंड जस्ट इसी का अपोजिट होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर. मेन पार्ट तो ये है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आने का जो रेशियो है रेडियस के साथ ही आएगा. अगर आपके पास K सेम है तो K इक्वल टू क्या होगा, R इक्वल टू रूट में 2m बाई के इंटू क्यू बी. देन R इज प्रोपोर्शनल टू रूट में m इंटू क्यू. तो जो m रूट में यहाँ पे दे रखा आपने 4 का रेशियो और यहाँ चार्ज है 2, तो दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो 1:1 आ जाएगा. तो ये चीज़ याद रखने की है. और उसको कर्वेचर के फॉर्म में देखो तो वो भी सेम ही आ रहा है. जब आपके पास V सेम होगा, मतलब जब आप पोटेंशियल की बात करते हो, K इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा ना, काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू, तो इसमें V के साथ ये पोटेंशियल है, ये वेलोसिटी स्पीड थी, ये पोटेंशियल है. इस केसेस में आपका R इज प्रोपोर्शनल टू रूट में m बाई के होगा और रेशियो इसकी क्या होगी, प्रोटॉन इसके लिए 1:2 होगी. तो 1:2 इस फॉर्म में जब आपकी स्पीड कांस्टेंट हो रही है, और इस फॉर्म में जब आपका पोटेंशियल भी सेम होगा, तभी दोनों के साथ सेम ही आ रहा रेशियो. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है. अब आती है बात छोटी सी सिंपल सी चीज़ कि द पार्टिकल मोशन बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट, ठीक है. ये फंडामेंटल चीज़ें आपके पास है कि V इज परपेंडिकुलर टू V. जब वेलोसिटी और दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो उस केस में क्या होगा, तो F की जो वैल्यूज आपके पास गिवन है वो Q इक्वल टू V क्रॉस P, यही है ना. अब कह रहे हैं कि ये दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 90 आ जाएगी, ठीक है. थीटा 90 है, इसका मतलब F इक्वल टू Q B इंटू बी है, ये है ना. इसके हिसाब से वो कह रहे हैं टू जस्ट नॉट स्ट्राइक द अपोजिट प्लेट लाइक D इज ग्रेटर देन R इक्वल टू R. सेकेंड पॉइंट है तो जस्ट स्ट्राइक द अपोजिट प्लेट D इज लेस देन R इक्वल टू R, ठीक है. थर्ड पॉइंट है टू स्ट्राइक द अपोजिट प्लेट इट इज एसेंशियल दैट कि D इज लेस देन R. ओके, एंड फोर्थ पॉइंट इज डज नॉट स्ट्राइक द अपोजिट प्लेट D इज ग्रेटर देन R. ओके, एंड लास्ट इज पॉइंट द टच द, ठीक है, अपोजिट प्लेट D इक्वल टू R. तो यहाँ पर इसमें यहाँ पर D इज ग्रेटर देन R, D इक्वल टू R और D इज लेस देन R. ये 3 डिफरेंट सिचुएशन दे रखा है Q बाई M के साथ. जब ये मूव कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली आ जाए कंडीशन, ठीक है ना. तो इसी फंडामेंटल केसेस में जब आप इस प्लेट के साथ की बात करते हो तो उसके अकॉर्डिंगली ये इस तरीके का रिजल्ट आपको दिख जाएगा. ग्रेटर देन R, इक्वल टू R, लेस देन R. अगर ये R तीनों इस तरीके की कंडीशन है तो उस केस में ये स्लोप क्या होगा आपके पास, चेंज हो जाएगा, ठीक है. ये क्या है, हायर के लिए, लेस देन के लिए, ग्रेटर देन के लिए. ओके, केस फर्स्ट, पहला केस आपके पास है व्हेन V, E एंड B एंड ऑल द 3 आर कोलिनियर, ठीक है. द मैग्नेटिक फोर्स ऑन इट विल बी 0 and only electric field will be act on. So A is equal to F by M and F is equal to Q into E. Acceleration की जो values है आपके पास force upon mass in the charge multiplied by electric field by M. The straight line path and charge it is speed. So
in this situation speed, velocity, momentum, kinetic energy all will change without change in the direction of motion as shown in the figure. Then Q is equal to क्या होगा, Q is equal to क्या होगा, यहाँ पर V है, E है और ये दिस वन. चार्ज के साथ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और उसकी स्पीड. ये तीन चीज़ों को आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं. अब वो पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर कि लॉरेंज फोर्स होगा, तो लॉरेंज फोर्स की एक कंडीशन ये वाली, इस फार्मूले को याद रखना. ये पेपर में कई बार एग्जाम में देखा गया है आते हुए, सीधे सीधे फार्मूला ही आता है. ठीक है, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं. मैग्नेटिक फोर्स की अगर हम बात करें इस केसेस में मैग्नेटिक फोर्स की, तो इसके अगर फार्मूले यहाँ पर अगर आप बनते हैं तो एफ एम इज इक्वल टू वाट. पहला ऑप्शन आपके पास दे सकते हैं वो कि क्यू वी क्रॉस बी. ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपके पास दे सकते हैं क्यू वी डॉट बी. तीसरा क्वेश्चन दे सकते हैं आपको सी वी डॉट वी प्लस बी. एंड डी ऑप्शन आपके पास आ सकता है क्यू वी माइनस बी. ठीक है, ऐसे 4 ऑप्शन आपको दे सकते हैं. तो यहाँ पर आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है बेटा कि ये चीज़ आपको ट्रिक करना है. और इसकी पोजीशन ये ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, कहीं भी दे सकते हैं. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पर. दूसरा इंपॉर्टेंट हमने बताई थी बात आपको कि यहाँ पे दोनों ही पार्ट इन्वॉल्व हैं, मैग्नेटो वाले भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले. तो लॉरेंज फोर्स में दोनों है. और जब मूविंग चार्ज होंगे, मूविंग इलेक्ट्रिक फील्ड जब मूव करती है कहीं से भी, तो वहाँ पे चार्ज मोशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, दोनों होगी. मैं इस लेक्चर में इस बात को 3 से 4 बार बोल दिया आपको, फिर भी आप इसको एग्जाम में गलती मत करना क्योंकि ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है बिल्कुल एज इट इज. ओके, नाउ दिस इज द नोन एज लॉरेंज फोर्स इक्वेशन. डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ वी ई एंड बी फॉलोइंग केसेस आर पॉसिबल. देखते हैं कि कौन कौन से पॉसिबल हैं हमारे पास केसेस. इस कंडीशन में देखिए, केस आपके पास है 2. व्हेन ई is parallel to B and both these field are perpendicular to V. okay? दोनों ही इसके परपेंडिकुलर हैं. देन आपके पास ये जो कंडीशन दे रखा है वी ई इज परपेंडिकुलर टू वी एम एंड दे कैन नॉट कैंसल टू ईच अदर. दे पाथ चेंज पार्टिकल इज कर्व्ड. कर्व पाथ को पार्टिकल को फॉलो अप करेंगे. ठीक है, दैट इज चेंज एंड कर्व पाथ इज फॉलोज. केस थर्ड, इफ वी E and B are mutually perpendicular in this situation, if E and B are such that तो F is equal to Fe plus Fm is equal to 0. तो resultant force will be the 0, so that acceleration will also be the 0. ठीक है, तो acceleration भी 0 और force भी 0. ऐसे situation में the particle will passes through the field with the same velocity. okay, and in this situation Fc is equal to Fm. एफ सी नहीं है, एम ई है. ठीक है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स इक्वल टू फोर्स ऑफ मैग्नेटोस्टैट्स. दैट इज क्यू ई एम इज इक्वल टू दिस वन. ठीक है, एंड यू इज इक्वल टू, ये आपके पास एक अलग कंडीशन दे रखी है जहाँ से आपको याद रखना चाहिए कि बी सी इज इक्वल टू ई आर बी वी इज इक्वल टू ई. ये दो रिलेशन आपको याद रखना. ये रिलेशन भी पेपर में आ चुका है वैसे कि बी सी की ई. ठीक है, कि इसमें रिलेशन क्या होगा. दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन वेलोसिटी selector to get a charge beam having a specific velocities. Charge of specific velocity. Conclusion. What? First, E is equal to 0, V is equal to 0, so F is equal to 0. Second part, E is equal to 0, B or B not be equal to 0, so F may or may be 0. ठीक है, if theta is equal to 0 or theta is equal to 180. थर्ड केस है, अब इफ इज इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, देन मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 0, सो एफ इज इक्वल टू 0 इफ एफ ई इज परपेंडिकुलर टू एफ एम. जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एफ एम की इक्विवेलेंट होगा, तो उस केस में ये चीज़ 0 हो जाएगा. ओके, सो दैट इन द डायरेक्शन आर अपोजिट. ओके, एंड देन एफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बी इज नॉट इक्वल टू 0, सो दैट एफ इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज बी इज नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पर. और ये सब किस में देखा जा रहा है, ये सब देखा जा रहा है एफ इज इक्वल टू क्यू ई एन प्लस क्यू वी क्रॉस बी. इसी रिलेशन में देखा जा रहा है. ठीक है, तो पहले दो सिचुएशन में तो इलेक्ट्रोस्टैट 0 था, तो एफ की वैल्यू एफ को पूछा गया. अगर यहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो यहाँ पे 0 और 180 पे क्योंकि साइन है नहीं इसके अंदर, तो ये दोनों 0 हो जाएगा. ठीक है,
तीनों की कंडीशन में E0 B0 तो F0 होगा, E0 B0 तो F0 होगा ही पहले सिचुएशन में। दूसरी कंडीशन में E0 हो तो B इज नॉट इक्वल टू 0 तो F मे आर मे नॉट बी इक्वल टू 0, तो ये तब 0 होगा कब, जब आपका थीटा 0 या 180 होगा तब ये 0 होगा, अदरवाइज ये 0 नहीं होगा। तीसरी केस में इन्होंने कहा है कि E इज नॉट इक्वल टू 0 एंड B इज नॉट इक्वल टू 0, ना ये 0 है जब ये भी 0 नहीं है, तो F इक्वल टू 0 इफ ये F ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, जब ये दोनों ही फोर्स F ऑफ E प्लस F ऑफ M अगर यही दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तब ये जाके 0 हो जाएगा F, अदरवाइज 0 होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसे ही आपके पास फोर्थ केसेस है, तो सभी केसेस को आप यहाँ पर एनालिसिस करके समझ सकते हैं। आपके पास आ गया साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक वेरी सिंपल बहुत बेसिक पार्ट है जिसको काफ़ी एग्जाम में देखा जाता है क्वेश्चन आते हुए। तो साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस यूज टू एक्सेलरेट द पॉजिटिवली चार्ज particle and ions like alpha particle, deuteron, etc. to acquire the enough energy. It is the based on the fact that electric field accelerate a charged particle and the magnetic field keeps it the revolving in circular orbits of a constant frequency. Thus a small potential difference would impart if enormously large velocity. अभी बहुत ही large velocity यहाँ पर होगी तो उसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ फॉलो करेगा। तो हाई फ्रीक्वेंसी जब आप बात करते हो, आप हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, देन ये आपके पास D1 है, ये आपके पास D2 है, और ये नॉर्थ है, और ये आपके पास साउथ पोल है, और यहाँ पर एक आपका वेस्ट भी मिल गया। ये टारगेट है, यहाँ पर स्पेस मटेरियल जाती है और वो इसमें मूव करता है साइक्लोट्रॉन, और इसके बीच में ये स्पेसिंग बनाई रहती है, स्पेसिंग, ताकि वो स्पेस जो बना रहा है वो साइक्लोट्रॉन बना सके इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कुछ फंडामेंटल्स हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू हॉलो डी शेप मेटालिक चैम्बर D1 एंड D2 कॉल्ड डिस। ठीक है, कॉल्ड डिस। द टू डिस आर प्लेस्ड हॉरिजेंटली विथ ए स्मॉल गैप सेपरेशन देम। द डिस आर कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड। हाई सोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यहाँ पर आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड यूज की जाती है। The Ds are enclosed in a metal box containing a gas at a low pressure. The whole apparatus is placed between the two poles of a strong electromagnetic NS, north and south pole, यहाँ पर लिखा हुआ है as shown in the figure. The magnetic field acts perpendicular टू द प्लेन ऑफ द DC। बहुत फंडामेंटल चीज़ें, बस आपको रीड करते हुए चलना है, इसको बहुत ज़्यादा आपको रिकॉल नहीं करना है, बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है, जस्ट एक सिंपल रीडिंग होनी चाहिए, ताकि कोई वर्ड्स यहाँ से कहीं पर भी कनेक्ट करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल क्या होते हैं, मल्टीपल चॉइस टाइप के जो भी होते हैं MCQs में, उसमें एक से ज़्यादा सिस्टम को कनेक्ट कर सकता है वो। ठीक है, वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। द पॉजिटिव आयंस आर प्रोड्यूस इन द गैप बिटवीन द टू डिस, ओके, बाय द ionization of the gas to produce proton hydrogen gas is used while the producing the alpha particle helium gas is। ओके, यहाँ पर गैस कौन सी यूज कर रहे हैं, हीलियम गैस। सो दैट आपके पास साइक्लोट्रॉन की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पेपर में दिखती है वो एक फ्रीक्वेंसी का ये फार्मूला देखा गया कितनी बार, और एक काइनेटिक एनर्जी का। इस दो फार्मूलों को आप यूज़ करके साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है उसको आप सॉल्व कर सकते हो, उसका ग्राफ है उसको सॉल्व कर सकते हो, या कोई डिपेंडेंसी चाहिए वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर टाइम टेकन बाय आयन टू डिस्क्राइब क्यू सेमी, ठीक है, सेमी सर्कुलर पाथ, ओके, इज गिवन बाय T/2। द T इज द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक field, then T is equal to 2 pi m upon Q into B. The cyclotron frequency mu is equal to 1 by T and BQ upon 2 pi into M. तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो वेलोसिटी आपके पास मिलती है उसी से निकालना है। तो वेलोसिटी क्या, इसकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी की 1/2 mv²। तो जो v² की वैल्यू है आप यहाँ पे पुट कर देंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास रिजल्ट आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू Q² B² अपॉन 2m इंटू R²। ठीक है, cyclotron frequency is also known as the magnetic resonance frequency, and cyclotron cannot be accelerate electrons because they have very small mass। okay? तो बस फंडामेंटल दो फार्मूला आपको याद रखना है, एक फ्रीक्वेंसी वाले, एक काइनेटिक एनर्जी का साइक्लोट्रॉन के केसेस में, बाकी और कुछ बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना है यहाँ से। ठीक है, अब एक हॉल इफेक्ट की बात करते हैं। तो हॉल इफेक्ट की ज़्यादा यहाँ पर डिस्कशन नहीं हम कर पाएंगे,
क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ है। तो इसलिए हम सिर्फ यही कहते हैं यहाँ पर कि द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग ए ट्रांसवर्स ईएमएफ इज करंट कैरिंग कंडक्टर on applying a magnetic field perpendicular to the direction of the current is called हॉल इफेक्ट। ठीक है, एंड जो फोर्स यहाँ पर यूज होगा, बस इस फोर्स की वजह से मैंने हॉल इफेक्ट का नाम लिया। यहाँ पर जो आप वेलोसिटी यूज करोगे वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, दोनों से आप कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हो। ये आपका सेमी मॉडर्न फिजिक्स के थ्रू भी डिस्कस किया जाएगा इस चीज़ को, कि वहाँ पर आपके पास जो वेलोसिटी या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन मीडियम से मटेरियल के अंदर जहाँ अप्लाई करते हो, उससे इसकी डायरेक्शन पता चलती है, कंसंट्रेशन पता कर सकते हो आप इससे, इसकी हेल्प से। तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, तो फिर आपके इस सेशन में, इस यूनिट में यहीं तक। ठीक है, इसके बाद आपका अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, वो मैग्नेटिक इंडक्शन। वहाँ पे आकर हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। इतना आज के लिए इतनी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।